इक्वल टू जीरो पे, तो ये प्रोडक्ट नॉन जीरो होगा फॉर ए वेरी स्मॉल रीजन अराउंड एक्स इक्वल टू जीरो और अराउंड द डिराक डेल्टा पीक। ये ज्यादा सही है लिखना, तो डिराक डेल्टा पीक का पोजीशन कहीं पे भी हो सकता है, जीरो पे भी हो सकता है कि दूसरे पॉइंट पे भी हो सकता है। तो डिराक डेल्टा पीक के आसपास एक स्मॉल रीजन में ये प्रोडक्ट कितना होगा, जीरो, नॉन जीरो। दैट मींस यहां पे प्लस माइनस इंफिनिटी पे इसका वैल्यू कितना होगा, एनीवन? इस प्रोडक्ट का वैल्यू नॉन जीरो है फॉर ए स्मॉल रीजन अराउंड द डिराक डेल्टा पीक, तो प्लस माइनस इंफिनिटी पे वैल्यू कितना होगा, बिल्कुल सही, जीरो। वन कैसे होगा, किसी ने F0 बताया, F0 कैसे होगा? ये जो प्रोडक्ट है ये नॉन जीरो है फॉर ए स्मॉल रीजन अराउंड द डिराक डेल्टा पीक, तो डिराक डेल्टा पीक के आसपास एक स्मॉल रीजन में वैल्यू कितना होगा, नॉन जीरो, और बाकी सारे पॉइंट्स में वैल्यू कितना होगा, जीरो। ये हमने सेकंड क्लास में डिस्कस किया था इस टाइप का फंक्शन के बारे में कि डिराक डेल्टा पीक जहां पे होता है उसके आसपास ही नॉन जीरो होगा ये, और बाकी रीजन में जीरो। तो देखिए प्लस माइनस इंफिनिटी पे पीक तो नहीं है ना, जो डिराक डेल्टा पीक है वो किसी फाइनाइट रीजन पे ही है। यहाँ पे पीक कहां पे है, x इक्वल टू जीरो पे, तो ये जो नॉन जीरो कंट्रीब्यूशन है वो कहां पे आएगा, स्मॉल रीजन अराउंड x इक्वल टू जीरो। हमें जो अपर लिमिट लोअर लिमिट है प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी, इन दोनों पे इस फंक्शन का वैल्यू कितना होगा, जीरो। ये सिर्फ एक स्मॉल रीजन के अंदर ही नॉन जीरो है और बाकी सारे पॉइंट पे जीरो। तो अपर लिमिट रिप्लेस करेंगे तब भी ये पार्ट जीरो आएगा, माइनस लोअर लिमिट रिप्लेस करेंगे तब भी ये पार्ट जीरो आएगा। मतलब ऐसा आप सोच सकते हैं, सपोज यहां पे पीक है, दिस इज द पोजीशन ऑफ डिराक डेल्टा पीक। तो ये जो प्रोडक्ट है इसका वैल्यू इसके अराउंड एक स्मॉल रीजन में ही नॉन जीरो होगा, इसके अराउंड एक स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल रीजन। तो डिराक डेल्टा पीक का पोजीशन जहां पे है उसके आसपास एक स्मॉल रीजन के अंदर ये प्रोडक्ट नॉन जीरो होगा। प्रोडक्ट मतलब इसकी बात कर रहे हैं, इफेक्ट्स इनटू दिस। और बाकी पॉइंट्स पे क्या होंगे, जीरो। तो यहां पे हमें कहां पे कैलकुलेट करना है, प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। तो प्लस इंफिनिटी पे वैल्यू कितना होगा, जीरो, और माइनस इंफिनिटी इस तरफ वैल्यू कितना होगा, जीरो, बिकॉज़ नॉन जीरो वैल्यू सिर्फ स्मॉल रीजन के अंदर ही है। प्लस इंफिनिटी पे भी जीरो आएगा, माइनस इंफिनिटी पे भी जीरो आएगा, ये सिर्फ एक स्मॉल रीजन के अंदर नॉन जीरो है। अपर लिमिट है प्लस इंफिनिटी, उस पे भी जीरो आएगा, लोअर लिमिट है माइनस इंफिनिटी, उसमें भी जीरो आएगा, जीरो माइनस जीरो इक्वल टू, और सेकंड पार्ट क्या है, माइनस इंटीग्रेशन f डैश x इनटू n माइनस 1th ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन। ठीक है, तो देखिए हमने स्टार्ट कहां से किया था, फर्स्ट पार्ट तो जीरो आ गया, इस पार्ट से तो जीरो कंट्रीब्यूशन, बेसिकली जो भी कंट्रीब्यूशन है वो सेकंड पार्ट से आएगा। हमने यहां पर इस पार्ट, इस फॉर्मेट से स्टार्ट किया, हम इस इंटीग्रेशन का वैल्यू, इस फंक्शन इंटीग्रेशन का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते थे। इक्वल टू क्या आ गया, दिस वन। तो ये बोला गया सिंस इन दो इंटीग्रेशन का वैल्यू सेम है तो इंटीग्रेंड भी सेम होगा। डिराक डेल्टा फंक्शन के बहुत सारे प्रॉपर्टीज ऐसे इंटीग्रल वाले फॉर्मेट से डिराइव किए जाते हैं। क्या बोला गया, हमने यहां से स्टार्ट किया, ठीक है, दिस इंटीग्रेशन, और इक्वल टू क्या आ गया, दिस इंटीग्रेशन। मैं पहले लिख लेता हूं, ठीक है, तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। तो मैं स्टार्ट कहां से किया था, देखिए, इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी इफेक्ट्स इनटू nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन। इस फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा ये हम कैलकुलेट करना चाहते थे। इक्वल टू क्या आ गया, देखिए, जो माइनस था उसको ब्रैकेट के अंदर ही ले लेते हैं, तो इंटीग्रेशन फर्स्ट पार्ट तो जीरो बन गया, माइनस f डैश x इनटू n माइनस 1th ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन। राइट हैंड साइड में जो माइनस था उसको इंटीग्रेशन के अंदर ले लिया। इसके बाद क्या बोला गया, इसके बाद बोला गया हमने स्टार्ट किया था इस फंक्शन से इंटीग्रेशन से, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर रहे थे। तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन और इस फंक्शन का इंटीग्रेशन सेम है, तो ये इंटीग्रेंड भी सेम होंगे। इन दोनों फंक्शन का इंटीग्रेशन सेम है, दिस फंक्शन एंड दिस फंक्शन, तो ये इंटीग्रेंड भी सेम होगा। और यही से फर्स्ट रिलेशन आया जो पिछले स्लाइड में लिखा गया था। देखिए दोनों तरफ अगर आप इंटीग्रेंड को कंपेयर करें तो fx इनटू nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन इज इक्वल टू माइनस f डैश x into n minus 1th order derivative of Dirac delta function। ये फर्स्ट रिलेशन था जो पिछले स्लाइड में लिखा गया था। दोनों का इंटीग्रेशन सेम है तो इंटीग्रेंड को कंपेयर किया गया, दिस इंटीग्रेंड दिस फंक्शन इज इक्वल टू दिस फंक्शन। ये फर्स्ट रिलेशन जो पिछले स्लाइड में लिखा गया था। जस्ट हमने क्या किया, इस इंटीग्रेशन से स्टार्ट किया और बाई पार्ट्स रूल अप्लाई किया। बाई पार्ट्स रूल अप्लाई करने के बाद फर्स्ट पार्ट जीरो बन गया, सेकंड पार्ट से ये आ गया। ऐसे ही आप जो सेकंड रिलेशन है वो भी पता कर सकते हैं। कैसे, देखिए इसके बाद कंटिन्यू करते हैं। एक बार बाई पार्ट्स रूल अप्लाई किया था, फिर से बाई पार्ट्स रूल अप्लाई कर सकते हैं। बस यहां पे भी तो इंटीग्रेट दो फंक्शन का प्रोडक्ट ही आया,
तो यहां पर भी देखिए एफ डैश एक्स इसको फर्स्ट फंक्शन और ये डिराक डेल्टा वाले पार्ट को सेकंड फंक्शन अप्लाई मान के फिर से बाई पार्ट्स रूल अप्लाई कीजिए, फिर से बाई पार्ट्स रूल अप्लाई। एक तो रिलेशन आ गया दिस वन जो पहला रिलेशन था। दूसरा रिलेशन कैसे आया? तो यहां से हमने स्टार्ट किया था इस इंटीग्रेशन से, एक बार बाई पार्ट्स रूल अप्लाई किया तो ये आ गया, फिर से दो फंक्शन का प्रोडक्ट आया तो हम फिर से बाई पार्ट्स रूल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर से बाई पार्ट्स रूल अप्लाई कीजिए, देखिए क्या आ रहा है। तो देखिए क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन माइनस को भी इसके अंदर ही ले लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। अब देखिए सेकंड फंक्शन है क्या, सेकंड फंक्शन है n माइनस 1th ऑर्डर डेरिवेटिव। तो n माइनस 1th ऑर्डर डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, n माइनस 2th ऑर्डर डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन करेंगे तो डेरिवेटिव का ऑर्डर और एक डिक्रीज कर जाएगा, देन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस एफ डबल डैश एक्स। फर्स्ट फंक्शन था क्या, फर्स्ट फंक्शन है एफ डैश एक्स, माइनस को भी इंक्लूड कर लिया तो एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डबल डैश एक्स, माइनस को भी इसके साथ ही लिख दिया है। एंड सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो जैसे पिछले स्लाइड में बताया गया, ड्यू टू सेम रीजन प्लस माइनस इंफिनिटी पे ये फर्स्ट पार्ट जीरो बन जाएगा। जो पिछले स्लाइड में रीजन बताया गया वही है, अपर लिमिट पे भी जीरो, लोअर लिमिट पे भी जीरो, बिकॉज ये जो क्वांटिटी है ये डिराक डेल्टा पीक जहां पे है उसके आसपास एक स्मॉल रीजन में नॉन जीरो है, तो प्लस इंफिनिटी पे भी जीरो होगा, माइनस इंफिनिटी पे भी जीरो होगा। और सेकंड पार्ट से देखिए क्या आ रहा है, माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन एफ डबल डैश एक्स इंटू, दूसरी बार बाई पार्ट अप्लाई किया तो ये आ गया, फर्स्ट पार्ट इज जीरो और द सेम रीजन जो पिछले स्लाइड में बताया गया। जो नॉन जीरो कंट्रीब्यूशन आएगा वो सिर्फ सेकंड पार्ट से आएगा। सेकंड टर्म में भी n माइनस 2 ही होगा, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है। तो सेकंड फंक्शन में क्या था, n माइनस 1th ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो n माइनस 2th ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड टर्म में ये आएगा ना, सेकंड टर्म में क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट फंक्शन ये था, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो सेकंड फंक्शन क्या था, n माइनस 1th ऑर्डर डेरिवेटिव, ये बन जाएगा n माइनस 2th ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। सो यहां पे हमने स्टार्ट किया था दिस पार्ट, दिस वन, देखिए यहां से हमने स्टार्ट किया था और इक्वल टू ये आ गया। अब इस रिजल्ट को थोड़ा जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं, मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। एक बार बाई पार्ट्स रूल अप्लाई करने के बाद, जब आपने एक बार बाई पार्ट्स रूल अप्लाई किया था, क्या आया था, एफ एक्स इक्वल टू डिराक, एफ एक्स इंटू nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन इज इक्वल टू माइनस एफ डैश एक्स इंटू n माइनस 1th ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन। एक बार बाई पार्ट्स रूल अप्लाई किया था तो ये आ गया, फिर हमने जब दूसरी बार बाई पार्ट्स रूल अप्लाई किया तब आप देखिए दो बार बाई पार्ट्स रूल अप्लाई करेंगे तो ये आएगा प्लस एफ डबल डैश एक्स इंटू डिराक डेल्टा n माइनस 2th ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन। ऐसे ही अगर आप इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स n टाइम्स अप्लाई करें, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स n टाइम्स, रूल आप अगर n टाइम्स अप्लाई करो, जैसे हमने दो बार कैलकुलेट किया है, ऐसे अगर आप n टाइम्स अप्लाई करो, देखो क्या आएगा। इंपॉर्टेंट पार्ट आप नोटिस कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में आप नोटिस करो, लेफ्ट हैंड साइड में एफ एक्स था और यहाँ पे डिराक डेल्टा फंक्शन का nth ऑर्डर डेरिवेटिव है। फंक्शन का जितनी बार डेरिवेटिव आ रहा है लेफ्ट राइट हैंड साइड में देखिए, एक बार डेरिवेटिव हुआ, डिराक डेल्टा में डेरिवेटिव का ऑर्डर 1 कम हो गया। रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे फंक्शन था, यहाँ पे डिराक डेल्टा का nth ऑर्डर डेरिवेटिव है, यहाँ पे फंक्शन का एक बार डेरिवेटिव हुआ और डिराक डेल्टा का डेरिवेटिव का ऑर्डर 1 डिक्रीज कर गया। सेकंड रिलेशन में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड तो सेम है, राइट हैंड साइड एफ एक्स का दो बार डेरिवेटिव हुआ और डिराक डेल्टा का डेरिवेटिव 2 डिक्रीज कर गया, जो डेरिवेटिव का ऑर्डर है। इसका मतलब फंक्शन का जितनी बार डेरिवेटिव होगा, एफ एक्स का जितनी बार डेरिवेटिव होगा, डिराक डेल्टा का डेरिवेटिव का ऑर्डर उतना ही डिक्रीज करेगा। जैसे यहाँ पे एक बार डेरिवेटिव हुआ तो n-1, दो बार डेरिवेटिव हुआ तो n-2, ऐसे अगर n टाइम्स डेरिवेटिव हुआ तो n-n, जैसे एक बार डेरिवेटिव हुआ तो n-1, दो बार डेरिवेटिव हुआ तो n-2,
ऐसे अगर आप n टाइम्स बाई पार्ट्स रूल अप्लाई करते हैं तो देखिए क्या आएगा, इफ x लेफ्ट हैंड साइड सेम ही रखते हैं जहां से हमने स्टार्ट किया था, इनटू nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन इक्वल टू फंक्शन का nth ऑर्डर डेरिवेटिव, और फंक्शन का जितनी बार डेरिवेटिव करेंगे डिराक डेल्टा के डेरिवेटिव का ऑर्डर उतना ही डिक्रीज करेगा। एंड वन मोर थिंग, यहां पे एक बार डेरिवेटिव किया तो माइनस साइन, दो बार डेरिवेटिव प्लस साइन, तीन बार करेंगे तो माइनस आएगा, तो ऐसे माइनस प्लस तो यहां पे आएगा -1 होल टू द पावर n। ये +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, डिपेंड करता है कितनी बार आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं। जैसे एक बार बाई पार्ट्स किया तो यहाँ पे -1 आया था, दो बार बाई पार्ट्स रूल अप्लाई किया तो प्लस आएगा, तीन बार बाई पार्ट्स करेंगे तो माइनस आएगा। इन जनरल -1 टू द पावर n, n अगर ऑड है तो -1 आ जाएगा, n अगर इवन इंटीजर है तो +1 आ जाएगा। देखिए फाइनली ये रिलेशन क्या बन रहा है, दिस इज इक्वल टू f x into nth order derivative of Dirac delta function equal to -1 whole to the power n into nth order derivative of the function f(x) and यहाँ पे n minus n है, n minus n मतलब जीरोथ ऑर्डर डेरिवेटिव, जीरोथ ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, फंक्शन इटसेल्फ। n minus n मतलब डेरिवेटिव का ऑर्डर कितना है, जीरो, जीरोथ ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब है फंक्शन इटसेल्फ इनटू डिराक डेल्टा फंक्शन। दिस इज द सेकंड रिलेशन जो फर्स्ट स्लाइड में बताया गया था, इस तरीके से डिराइव किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप आपको बाई पार्ट्स रूल अप्लाई करना है, वहां से आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। हमने 2 स्टेप कैलकुलेशन किया है, एक बार बाई पार्ट्स करेंगे तो ये आएगा, दो बार बाई पार्ट्स रूल अप्लाई करेंगे तो ये आएगा। ऐसे अगर आप n टाइम्स बाई पार्ट्स रूल अप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा। दिस इज द सेकंड रिलेशन। क्लियर एवरीवन? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। सर डेल्टा n का इंटीग्रेशन करके डेल्टा n -1 कैसे है, रिपीट कर दो एक बार। अगर आप किसी फंक्शन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है, f डबल डैश x का इंटीग्रेशन। अगर आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो आएगा। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करेंगे तो फंक्शन ही आएगा। तो ऐसे ही अगर nth ऑर्डर डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करते हैं n -1th ऑर्डर ही आएगा। ये पावर थोड़ी ना, ये डेरिवेटिव का ऑर्डर है। तो ये nth ऑर्डर डेरिवेटिव है, एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो डेरिवेटिव का ऑर्डर 1 डिक्रीज करेगा, बिकॉज़ डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन इनवर्स प्रोसेस होता है। सर अगर डेल्टा x माइनस a ले तो ये रिलेशन सिर्फ x माइनस a हो जाएगा ना डेल्टा में, राइट हैंड साइड में भी x माइनस a आ जाएगा। ठीक है। तो जैसे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसका अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं ये तो आएगा। Any other question? तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं सर। बताइए सर एक लास्ट वाला स्टेप यहाँ पे बताया गया, जैसे यहाँ पे इस फंक्शन को लिख रहे थे, फंक्शन का एक बार डेरिवेटिव है तो यहाँ पे डेरिवेटिव का ऑर्डर 1 डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे फंक्शन का दो बार डेरिवेटिव है तो यहाँ पे डेरिवेटिव का ऑर्डर 2 डिक्रीज कर रहा है, n-2। यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर है तो n-1, सेकंड ऑर्डर है तो n-2। ऐसे अगर आप n टाइम्स इंटीग्रेशन करेंगे तो फंक्शन का यहाँ पे अगर nth ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा तो यहाँ पे ये n-n होगा। जैसे यहाँ पे सेकंड ऑर्डर था तो n-2, तो यहाँ पे अगर फंक्शन का nth ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, कब आएगा ये, जब आप n टाइम्स बाई पार्ट्स रूल अप्लाई करेंगे। तो फंक्शन का nth ऑर्डर डेरिवेटिव है तो डिराक डेल्टा में आएगा n-n। अब n-n का मतलब क्या होता है, n-n का मतलब जीरोथ ऑर्डर डेरिवेटिव। तो फंक्शन के जीरोथ ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, फंक्शन इटसेल्फ। अगर आपको बोले sin x का जीरोथ ऑर्डर डेरिवेटिव क्या मतलब है इसका, तो sin x के जीरोथ ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब sin x ही है। तो डिराक डेल्टा के जीरोथ ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या होगा, डिराक डेल्टा ही होगा। और यहाँ पे ये माइनस प्लस आ रहा था, इसलिए -1 टू द पावर n आ गया। n अगर ऑड है तो -1 आ जाएगा, n अगर इवन है तो +1 आ जाएगा। यहाँ पे जस्ट बोला गया जीरोथ ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब फंक्शन ही होता है। जैसे यहाँ पे ये जीरोथ ऑर्डर डेरिवेटिव है तो उसका मतलब ये फंक्शन ही होगा। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं, इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन जो नेट एग्जामिनेशन में पूछा गया था वो डिस्कस करते हैं। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। ये नेट जून 2019 का क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन में बेसिकली बोला गया है देयर इज अ ऑपरेटर दिस वन, ये ऑपरेटर गिवन है x into first order derivative of Dirac delta function, x into first order derivative, so this operator is equivalent to what, ये ऑपरेटर किसके साथ इक्विवेलेंट है। अभी जो हमने प्रॉपर्टी डिस्कस किया उसी से आप ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर, वेरी इजी क्वेश्चन।
फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए। यहां पे जगह जो दिया गया है x इनटू फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन। अभी जो हमने प्रॉपर्टी डिस्कस किया उसके साथ अगर फॉर्मेट कंपेयर करते हैं, fx के बदले क्या है x एंड nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन, इसके बदले ये है। fx के बदले है x और nth ऑर्डर डेरिवेटिव के बदले ये टर्म है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या है, मतलब बेसिकली fx है x और डेरिवेटिव का ऑर्डर कितना है 1, n इज 1। तो अगर आप प्रॉपर्टी अप्लाई करो जो अभी बताया गया उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, इट इज इक्वल टू -1 टू द पावर n इनटू nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इनटू डिराक डेल्टा फंक्शन। यहाँ पे n 1 है, रिप्लेस कीजिए -1 टू द पावर 1 f डैश x क्या आएगा 1 इनटू डिराक डेल्टा फंक्शन। x का एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आएगा, तो यहां से ये आंसर आ गया माइनस डेल्टा x, फर्स्ट ऑप्शन। ऐसा कंपेयर करके देख सकते हैं। यहाँ पे n के बदले क्या है 1 है, वेरी इजी क्वेश्चन। इसी टाइप का क्वेश्चन जो आप लोगों को डीपीपी शीट मिला होगा उसमें भी है। उसमें अगर x के बदले यहाँ पे x स्क्वायर होता, सपोज एक क्वेश्चन होता, आई थिंक ये डीपीपी शीट का क्वेश्चन है, उसमें दिया गया है x स्क्वायर इनटू सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, x स्क्वायर इनटू सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये सेम प्रॉपर्टी आप अप्लाई करो, ये आ जाएगा 2 डेल्टा x। जिस क्वेश्चन में प्रॉपर्टी यूज किया गया वो सेम प्रॉपर्टी आप यूज कीजिए, ये आंसर आएगा 2 डेल्टा x। ये डीपीपी शीट का क्वेश्चन है। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। जस्ट यहां पे ये प्रॉपर्टी आप यूज कीजिए, दिस वन। यहां पे fx के बदले क्या है x स्क्वायर और nth ऑर्डर डेरिवेटिव के बदले क्या है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। fx के बदले x स्क्वायर और nth ऑर्डर डेरिवेटिव के बदले सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इस केस में n का वैल्यू 2 है, इसमें n का वैल्यू 2 है, तो जस्ट यूज द प्रॉपर्टी, विल गेट द आंसर। ये प्रॉपर्टी होता है -1 टू द पावर n nth ऑर्डर डेरिवेटिव इनटू डिराक डेल्टा। इस केस में फंक्शन x था, एक बार डेरिवेटिव किया तो 1 आ गया। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। यहां पे हमने तो सेकंड फार्मूला यूज किया है, कौन सा ये फर्स्ट फार्मूला है? किसी ने बोला सेकंड फार्मूले से तो नहीं आ रहा है, ये तो सेकंड फार्मूला हमने यूज किया। तो कौन सा फार्मूला है ये? सेकंड फार्मूले तो हमने यूज किया। ठीक है, अभी मैंने कुछ देर पहले मेंशन किया वन डेरिवेटिव का ऑर्डर 0 होने का मतलब डिराक डेल्टा फंक्शन इटसेल्फ है। ये भी कुछ देर पहले मेंशन किया गया था। डेरिवेटिव का पावर 0 होने का मतलब है, डेरिवेटिव का ऑर्डर 0 होने का मतलब है वो डिराक डेल्टा फंक्शन ही है। डिराक डेल्टा n-1 अगर 1 - 1 होता है तो इसका मतलब ये डिराक डेल्टा फंक्शन ही होता है। मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। तो अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया है वो 1 डायमेंशन में डिराक डेल्टा फंक्शन के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम डिराक डेल्टा फंक्शन इन 3 डायमेंशन के बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। तो डिराक डेल्टा फंक्शन इन 3 डायमेंशन। देखिए डिराक डेल्टा फंक्शन जो है उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सेम रहेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब है डिराक डेल्टा फंक्शन का वैल्यू एक स्मॉल रीजन के अंदर नॉन जीरो होता है, नॉन जीरो हाई वैल्यू, और बाकी रीजन में क्या होता है 0। तो 1 डायमेंशन हो, 2 डायमेंशन हो या 3 डायमेंशन हो, डिराक डेल्टा फंक्शन का ये कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। एक स्मॉल रीजन के अंदर नॉन जीरो, एक स्मॉल रीजन के अंदर नॉन जीरो, ठीक है, और बाकी रीजन में क्या है 0। ठीक है, तो यहां पर देखिए डिराक डेल्टा फंक्शन इन 3 डायमेंशन इज दिस। यहां पे क्या बोला गया बेसिकली, यहां पे वेक्टर फॉर्मेट में है बिकॉज़ 3 डायमेंशन में है। तो यहां पे जो r और r नॉट वेक्टर है, r वेक्टर इज स्टैंडर्ड पोजीशन वेक्टर होता है xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, और जो r नॉट वेक्टर है इट इज x नॉट i कैप प्लस y नॉट j कैप प्लस z नॉट k कैप। दिस इज r एंड r नॉट वेक्टर जो यहां पे यूज किया गया है। ओके, अब डिराक डेल्टा फंक्शन के जो डिराक डेल्टा फंक्शन है उनके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक स्मॉल रीजन में नॉन जीरो होता है और बाकी रीजन में 0 होता है। तो देखिए यहां पे क्या लिखा गया है, व्हेन r इक्वल टू r नॉट वेक्टर, तो वैल्यू कितना है इन्फिनिटी। दिस सिमिलर टू 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन में क्या था,
ये जो आर वेक्टर माइनस आर नॉट वेक्टर है इसके बदले था एक्स माइनस ए, वन डायमेंशन में इसके बदले क्या लिखते थे एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए के बदले यहां पे आएगा आर वेक्टर माइनस आर नॉट वेक्टर। ये फॉर्मेट सिमिलर टाइप का ही है, एक्स माइनस ए के बदले आर वेक्टर माइनस आर नॉट वेक्टर। तो इसका वैल्यू नॉन जीरो कब होगा? व्हेन आर वेक्टर इज इक्वल टू आर नॉट वेक्टर। बंडी में क्या था? जब एक्स इक्वल टू ए होगा तब नॉन जीरो हाई वैल्यू, यहां पे जब आर वेक्टर इक्वल टू आर नॉट वेक्टर होगा तब नॉन जीरो हाई वैल्यू। इंफिनिटी एक्चुअली हर जगह पे तो आता नहीं है, इट इज नॉन जीरो हाई वैल्यू। When r vector equal to r naught vector, the function has non-zero high value और बाकी सारे पॉइंट पे क्या है? जीरो। इसका मतलब ये जो थ्री डायमेंशनल डिराक डेल्टा फंक्शन है इसका पीक कहां पे है? r vector equal to r naught vector। तो डिराक डेल्टा पीक at r vector equal to r naught vector। तो यहां पर भी जो पीक है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही है। आर वेक्टर इक्वल टू आर नॉट वेक्टर का मतलब है पर्टिकुलर पॉइंट। डिफरेंस सिर्फ ये है, वन डायमेंशन में जो हम पॉइंट की बात कर रहे थे वो एक्स एक्सिस के अलोंग था। वन डायमेंशन में जो हम पॉइंट की बात कर रहे थे वो एक्स एक्सिस के अलोंग था। यहां पे जो पॉइंट है वो थ्री डायमेंशनल स्पेस में कहीं पे भी हो सकता है। ये जो आर वेक्टर इक्वल टू आर नॉट वेक्टर है, दिस इज एनी आर्बिट्ररी पॉइंट इन द थ्री डायमेंशनल स्पेस। ठीक है, तो 1D में हम जो पॉइंट कंसीडर कर रहे थे वो एक्स एक्सिस के ऊपर था, यहां पे जो पॉइंट कंसीडर करेंगे वो थ्री डायमेंशनल स्पेस में है। 1D में बताया गया था जब डिराक डेल्टा फंक्शन का आप इंटीग्रेशन करते हैं ओवर द एंटायर स्पेस तो वो 1 आता है। यहां पर भी सेम रिलेशन 2 है। देखिए डिराक डेल्टा फंक्शन का जब आपने इंटीग्रेशन किया ओवर एंटायर स्पेस इट इज इक्वल टू 1। डिफरेंस सिर्फ क्या है? वन डायमेंशन में लाइन इंटीग्रेशन हो रहा था, वन डायमेंशन में यहां पे dx था, dx का मतलब लाइन इंटीग्रेशन। थ्री डायमेंशन में क्या होगा? लाइन इंटीग्रेशन के बदले वॉल्यूम इंटीग्रेशन होगा। ध्यान रखिए कॉन्सेप्ट सेम है। डिराक डेल्टा फंक्शन का इंटीग्रेशन अगर हम एंटायर स्पेस में करते हैं तो कितना आता है? 1। वन डायमेंशन में dx होता है मतलब लाइन इंटीग्रेशन, टू डायमेंशन में क्या होगा? एरिया इंटीग्रेशन, और थ्री डायमेंशन में क्या होगा? वॉल्यूम इंटीग्रेशन। तो डिराक डेल्टा फंक्शन का अगर आप वॉल्यूम इंटीग्रेशन करते हैं ओवर ऑल स्पेस इट विल बी इक्वल टू 1। वन डायमेंशन में लाइन इंटीग्रेशन था, थ्री डायमेंशन में वॉल्यूम इंटीग्रेशन। और यहां पे इंटीग्रेशन ऑल स्पेस में होना जरूरी नहीं है। जैसे 1D में बताया गया था जो इंटीग्रेशन का लिमिट ऑलवेज माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी होना जरूरी नहीं है। डिराक डेल्टा पीक लिमिट के अंदर होना, इंटरवल के अंदर होना चाहिए। तो डिराक डेल्टा पीक शुड लाई इनसाइड द इंटरवल। ऐसा जरूरी नहीं जो ऑलवेज ऑल स्पेस ही आएगा। तो डिराक डेल्टा पीक है इट शुड लाई इनसाइड द इंटरवल, तो ये वैल्यू 1 आ जाएगा। आउटसाइड द इंटरवल है तो 0। डिराक डेल्टा पीक इंटरवल के अंदर है तो 1, आउटसाइड द इंटरवल है तो 0। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये वन डायमेंशन जैसा ही है। पीक इंटरवल के अंदर होना चाहिए, ऑलवेज ये ऑल स्पेस होगा जरूरी नहीं है। देखिए यहां पे अगर डिराक डेल्टा के साथ एक कांस्टेंट कोएफिशिएंट मल्टीप्लिकेशन में रहता है, a इज ए नॉन जीरो रियल कांस्टेंट, तो डिराक डेल्टा के फंक्शन के साथ अगर एक नॉन जीरो रियल कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में रहता है देन इस इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा? a। ये तो हमने वन डायमेंशन में भी डिस्कस किया था। अगर डिराक डेल्टा के साथ एक a कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में होता है तो ये इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा? a। यहां पे भी प्रोवाइडेड है डिराक डेल्टा पीक इस इंटरवल के अंदर होना चाहिए। ये हर जगह पे ट्रू है। डिराक डेल्टा पीक इंटरवल के अंदर होगा तभी a आएगा, बाहर होगा तो 0। एंड थर्ड वन देखिए, डिराक डेल्टा के साथ एक फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में, तो डिराक डेल्टा के साथ अगर फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है fr और इसका वॉल्यूम इंटीग्रल करना है तो क्या होगा? डिराक डेल्टा पीक जो है ये कहां पे है? r वेक्टर इक्वल टू r नॉट वेक्टर। तो डिराक डेल्टा पीक है r वेक्टर इक्वल टू r नॉट वेक्टर पे, तो इस फंक्शन में r वेक्टर के बदले r नॉट वेक्टर रिप्लेस हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी सेम है जो हमने वन डायमेंशन में भी डिस्कस किया था। यहाँ पे पीक कहां पे है? r वेक्टर इक्वल टू r नॉट वेक्टर पे पीक है। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन में r वेक्टर के बदले r नॉट वेक्टर रिप्लेस हो जाएगा इस वन। तो यहाँ पे भी क्या है? पीक इंटरवल के अंदर होना चाहिए। पीक अगर इंटरवल के बाहर होगा तो इंटीग्रेशन का वैल्यू 0। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये तीनों के लिए ट्रू है। पीक इंटरवल के अंदर है तभी ये नॉन जीरो वैल्यूज आएंगी। पीक अगर इंटरवल के बाहर होता है तो वैल्यू 0 आ जाएगा। आई थिंक क्लियर है एवरीवन? जस्ट वन डायमेंशन में जो पढ़ा था उसी का थ्री डायमेंशनल फॉर्म है। सिमिलरली टू डायमेंशन के लिए भी ट्रू है। ऐसा नहीं है मैं डायरेक्ट थ्री डायमेंशन लिख रहा हूं तो टू डायमेंशन में ट्रू नहीं होगा, टू डायमेंशन में भी बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे थ्री डायमेंशन में नॉर्मली हम 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं। एक होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, दूसरा स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, तीसरा सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट। तो कार्टेशियन, स्फेरिकल पोलर एंड सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में इस डिराक डेल्टा फंक्शन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा? तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। These are the mathematical expression of three-dimensional Dirac delta function in Cartesian, spherical polar and cylindrical coordinate. In Cartesian coordinate,
Dirac delta function will look like this. In spherical polar coordinate it will look like this and cylindrical coordinate it will look like this. जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में फॉर्मेट है वो आई थिंक आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं. जब हम वन डायमेंशनल डिराक डेल्टा फंक्शन की बात कर रहे थे तो वन डायमेंशनल डिराक डेल्टा फंक्शन में जस्ट क्या था, डिराक डेल्टा x माइनस a. वन डायमेंशनल डिराक डेल्टा फंक्शन में सिर्फ ये टर्म था. अब थ्री डायमेंशन है तो ऐसे y और z वाले टर्म्स भी आ जाएंगे. डिराक डेल्टा y माइनस y नॉट, डिराक डेल्टा z माइनस z. वन डायमेंशन में है तो सिर्फ डिराक डेल्टा x माइनस x नॉट आया. ठीक है, जब 1D था तो डिराक डेल्टा x माइनस एक ही टर्म था. थ्री डायमेंशन है तो डिराक डेल्टा y माइनस y नॉट, डिराक डेल्टा z माइनस z नॉट. इन तीन टर्म का प्रोडक्ट आ जाएगा. अगर हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट की बात करें तो देखिए स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में क्या यूज करते हैं, r थीटा फाई. तो डिराक डेल्टा r माइनस r नॉट, डिराक डेल्टा थीटा माइनस थीटा नॉट एंड डिराक डेल्टा फाई माइनस फाई नॉट. ये आ गया. साथ में ये एक्स्ट्रा टर्म आया है 1/r² sin थीटा. ये क्यों आया अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं. तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में आता है r थीटा फाई, तो डिराक डेल्टा r माइनस r नॉट, डिराक डेल्टा थीटा माइनस थीटा नॉट, डिराक डेल्टा फाई माइनस फाई नॉट और साथ में ये टर्म एक्स्ट्रा मल्टीप्लिकेशन में आया. सिमिलरली अगर हम सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट की बात करें, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में क्या यूज होता है, रो फाई जेड. तो डिराक डेल्टा रो माइनस रो नॉट, डिराक डेल्टा फाई माइनस फाई नॉट, डिराक डेल्टा जेड माइनस जेड नॉट और साथ में ये एक्स्ट्रा टर्म मल्टीप्लिकेशन में आया है. अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि सडनली यहाँ पे ये एक्स्ट्रा टर्म मल्टीप्लाई करने का क्या जरूरत पड़ा. ये जो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में 1/r² sin थीटा मल्टीप्लाई किया गया, यहाँ पे 1/ρ मल्टीप्लाई किया गया. कार्टेशियन में तो ऐसा कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं था, कार्टिकल में जस्ट x y z वाला टर्म लिख दिया गया था. ठीक है, इसके दो तरीके से आप समझ सकते हैं. एक जो है डिराक डेल्टा फंक्शन का जो डायमेंशन है वो मैच करना चाहिए. डिराक डेल्टा फंक्शन का जो डायमेंशन है वो मैच करना चाहिए. डायमेंशन मैच करवाने के लिए भी ये टर्म जरूरी है. जैसे अगर x y z इन तीनों का डायमेंशन लेंथ का है, x y z इन तीनों का डायमेंशन अगर लेंथ का है तो बताया गया था इन वन डायमेंशन डिराक डेल्टा x माइनस a इसका डायमेंशन क्या होगा, लेंथ इनवर्स. हमने सेकंड क्लास में डिस्कस किया था. अगर x y z का डायमेंशन लेंथ का है तो डिराक डेल्टा x माइनस का डायमेंशन क्या होगा, लेंथ इनवर्स. तो सिमिलरली जो थ्री डायमेंशनल डिराक डेल्टा फंक्शंस होंगे, थ्री डायमेंशनल डिराक डेल्टा फंक्शन, इनका डायमेंशन क्या होगा, लेंथ टू द पावर -2 -3 सॉरी. थ्री डायमेंशन में क्या होगा, लेंथ टू द पावर -3. ये जो फैक्टर्स है ना, इस फैक्टर्स ये बेसिकली डायमेंशन जो है ना, डायमेंशन को मैच, ये अगर प्रेजेंट ना होता तो डायमेंशन मैच नहीं करता. जो वन डायमेंशन में लेंथ टू द पावर -1 है तो थ्री डायमेंशन में होना चाहिए लेंथ टू द पावर -3. तो ये फैक्टर्स जो है बेसिकली डायमेंशन मैच कराने में हेल्प करेंगे. कैसे, अगर हम पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में दिक्कत नहीं है, उसमें कोई एक्स्ट्रा फैक्टर तो आता नहीं है. अब देखिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या लिखा गया था, डिराक डेल्टा x माइनस x नॉट इंटू डिराक डेल्टा y माइनस y नॉट इंटू डिराक डेल्टा z माइनस z नॉट, ये लिखा गया था. अब यहाँ पे आप नोटिस कीजिए जो इंडिविजुअल फंक्शंस हैं, x का डायमेंशन क्या है, x का डायमेंशन लेंथ का है. तो जो डिराक डेल्टा x माइनस x नॉट है इसका डायमेंशन होगा लेंथ इनवर्स. y का डायमेंशन लेंथ का है तो डिराक डेल्टा y माइनस y नॉट का डायमेंशन होगा लेंथ इनवर्स. और z का डायमेंशन भी लेंथ का है तो डिराक डेल्टा z माइनस z नॉट का डायमेंशन होगा लेंथ इनवर्स. तो इन तीनों का अगर आप प्रोडक्ट करते हैं, अब देखिए डिराक डेल्टा फंक्शन का जो डायमेंशन आना चाहिए वो आ जाएगा थ्री डायमेंशन. तो एक्स वाई जेड का डायमेंशन लेंथ का है, इन तीनों का डायमेंशन क्या होगा, लेंथ इनवर्स. प्रोडक्ट करेंगे तो लेंथ टू द पावर -2. लेकिन ये चीज स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में नहीं होता. देखिए स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होगा, डिराक डेल्टा r माइनस r नॉट, डिराक डेल्टा थीटा माइनस थीटा नॉट, डिराक डेल्टा फाई माइनस फाई नॉट. अगर सिर्फ ये लिख देते, सपोज अगर सिर्फ ये लिखते और कोई एक्स्ट्रा टर्म ना लिखते, दिक्कत क्या था नोटिस करो. जो r है उसका डायमेंशन है लेंथ का, r का डायमेंशन किस चीज का है, r मतलब रेडियल पोजीशन. जो r है वो क्या होता है, रेडियल पोजीशन. तो r का डायमेंशन लेंथ का है तो डिराक डेल्टा r माइनस r नॉट का क्या होगा, लेंथ इनवर्स. बट यहाँ पे थीटा और फाई, इसमें क्या कोई लेंथ का डायमेंशन है. स्फेरिकल पोलर में जो थीटा और फाई होता है ये तो एंगुलर कोऑर्डिनेट्स हैं, इनमें थोड़ी ना कोई लेंथ का डायमेंशन आएगा. कार्टेशियन में क्या था, एक्स वाई जेड तीनों का डायमेंशन लेंथ का था, तो लेंथ इनवर्स लेंथ इनवर्स लेंथ इनवर्स. बट स्फेरिकल पोलर में जो r है वो रेडियल पोजीशन है, इसका डायमेंशन लेंथ का है तो डिराक डेल्टा r माइनस r नॉट का डायमेंशन लेंथ इनवर्स का होगा. पर जो थीटा और फाई है ये तो एंगुलर कोऑर्डिनेट्स हैं, इनके अंदर लेंथ का कोई डायमेंशन तो आएगा नहीं. इसका मतलब ये दोनों क्वांटिटीज क्या होंगी, डायमेंशनलेस. दिस एंड दिस. तो बताइए थ्री डायमेंशन में डिराक डेल्टा फंक्शन का डायमेंशन जो आना चाहिए वो मैच कहां कर रहा है,
थ्री डायमेंशन माना कितना चाहिए, लेंथ टू द पावर -3, बट यहाँ पे सिर्फ लेंथ टू द पावर -1 ही आया, ये तो डायमेंशनलेस है। ये मैच कहां से करेगा, ये जो एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पे आया है 1/r² sin थीटा, ये बेसिकली हमें डायमेंशन मैच कराने में हेल्प करेगा। देखिए 1/r² है, तो 1/r² का डायमेंशन होगा लेंथ टू द पावर -2। इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो डायमेंशन मैच कर रहा है, लेंथ टू द पावर -2, लेंथ टू द पावर -1, प्रोडक्ट होगा लेंथ टू द पावर -3। तो ये जो फैक्टर एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया गया है ना, ये डायमेंशन मैच कराने में हमें हेल्प करेगा। अगर ये फैक्टर ना लिखते तो ये डायमेंशनली इनकरेक्ट एक्सप्रेशन हो जाता। अगर हम ये फैक्टर ना लिखते, ये जो 1/r² sin थीटा, ये अगर ना लिखते तो ये डायमेंशनली इनकरेक्ट एक्सप्रेशन हो जाता। थ्री डायमेंशन में क्या होना चाहिए था, लेंथ टू द पावर -3। ये फैक्टर अगर आप ना लिखते तो सिंपल क्या था, ये लेंथ टू द पावर -1, डायमेंशन इनकरेक्ट है। तो ये जो एक्स्ट्रा फैक्टर है ये डायमेंशन को सही बनाने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, sin थीटा तो सिंपल एक नंबर है, sin थीटा सिंपल एक नंबर है, राइट। यहाँ पे भी क्वेश्चन आता है जो 1/r² sin थीटा, इसमें तो डायमेंशन सिर्फ 1/r² की वजह से ही आएगा, sin थीटा की वजह से कोई डायमेंशन तो नहीं है, एक नंबर है बेसिकली डायमेंशनलेस। तो यहाँ पे sin थीटा क्यों मल्टीप्लाई किया गया, ऑब्वियस क्वेश्चन है, जो डायमेंशन तो सिर्फ 1/r² से आ रहा है, sin थीटा को डायमेंशन तो नहीं दे रहा है, इसमें sin थीटा लिखो ना लिखो क्या फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, बिकॉज सिर्फ डायमेंशन लिखना ही हमारा, डायमेंशन मैच कराना ही हमारा एम नहीं है। अगर डायमेंशन मैच कराना ही एम होता तो sin थीटा ना लिख के cos थीटा भी लिख सकते थे, tan थीटा भी लिख सकते थे। अगर सिर्फ डायमेंशन मैच कराना ही एम होता तो sin थीटा ना लिख के हम sin स्क्वायर थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cos थीटा कुछ भी लिख सकते थे। sin थीटा क्यों लिखा गया, उसके पीछे जरूर कुछ रीजन है, ऐसा अननेसेसरी लिखा तो नहीं क्या होगा। इसका रीजन ये है, मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूं, अभी जो एक्सप्लेन किया गया कुछ देर पहले, डिराक डेल्टा फंक्शन का जब आप वॉल्यूम इंटीग्रल करेंगे इक्वल टू क्या आना चाहिए, 1। डिराक डेल्टा फंक्शन का जब आप वॉल्यूम इंटीग्रल करेंगे तो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। आप ध्यान रखो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में जो वॉल्यूम एलिमेंट होता है उसमें r² sin थीटा नहीं आता। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में जो वॉल्यूम एलिमेंट है उसमें r² sin थीटा आता है, और वही r² sin थीटा यहाँ पर प्रेजेंट है। ऐसा नहीं जानने मतलब आर्बिट्ररी कुछ भी लिख दिया गया है। डिराक डेल्टा फंक्शन का वॉल्यूम इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 आना चाहिए, और वॉल्यूम एलिमेंट में r² sin थीटा होता है, इसकी वजह से यहाँ पे sin थीटा होना जरूरी है, ना कि cos थीटा या tan थीटा। मैं इसको कैलकुलेशन कर देता हूं तो समझ में आएगा, मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। अगर हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट की बात करें, कार्टेशियन में तो कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत तो स्फेरिकल पोलर में आता है। ये वो एक्स्ट्रा फैक्टर r² sin थीटा क्यों लिखा गया, और sin थीटा ही होगा कैसे समझ में आया। इन केस ऑफ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं ओवर ऑल स्पेस इसका डिराक डेल्टा फंक्शन का, डिराक डेल्टा r वेक्टर माइनस r0 वेक्टर, इसका वॉल्यूम इंटीग्रेशन। तो जैसा आप लोगों को पता है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में r थीटा फाई का लिमिट होता क्या है, r का लिमिट होता है 0 to infinity, थीटा का लिमिट होता है 0 to पाई, और फाई का लिमिट होता है 0 to 2 पाई। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में r थीटा और फाई का लिमिट ये होता है, r का 0 to infinity, थीटा का 0 to पाई, और फाई का 0 to 2 पाई। तो यहां पे अगर 1/, जो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट का फॉर्म बताया गया 1/r² sin थीटा, क्या फॉर्मेट था, डिराक डेल्टा r माइनस r0, डिराक डेल्टा थीटा माइनस थीटा नॉट, डिराक डेल्टा फाई माइनस फाई नॉट। और डीवी के बदले क्या होगा, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में वॉल्यूम एलिमेंट होता है r² sin थीटा dr d थीटा d फाई। अब देखिए इससे फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा ये जो r² sin थीटा है ना, ये फैक्टर नीचे, यही फैक्टर वॉल्यूम एलिमेंट में प्रेजेंट है। sin थीटा का क्या सिग्निफिकेंस है, sin थीटा फैक्टर जो है वो वॉल्यूम एलिमेंट में होता है, तो ये दो कैंसिल कर जाएंगे। कैंसिल करने के बाद देखिए बेसिकली 3 इंटीग्रेशंस आएंगे, एक r के रिस्पेक्ट में फ्रॉम 0 to infinity, डिराक डेल्टा r माइनस r0 dr, थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन थीटा 0 to पाई, डिराक डेल्टा थीटा माइनस थीटा नॉट d थीटा, एंड देन फाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन फाई 0 to 2 पाई, डिराक डेल्टा फाई माइनस फाई नॉट d फाई। तो तीनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, बेसिकली वन वेरिएबल इंटीग्रेशन है ये, r थीटा फाई तीनों का अलग अलग इंटीग्रेशन। इस इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना होता है 1।
ये ओनली सिंपल क्या है, डिराक डेल्टा फंक्शन ना, सिंगल वेरिएबल, वन वेरिएबल, r थीटा फाई, तीनों अलग अलग है, तीनों का वैल्यू कितना होगा 1, तो प्रोडक्ट भी हो जाएगा 1। तो डायमेंशनली करेक्ट होने के साथ साथ, डायमेंशनली करेक्ट होने के साथ साथ ये वॉल्यूम इंटीग्रल भी 1 होना चाहिए, सारे जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेटिस्फाई करने चाहिए। तो पहले तो हमने डिस्कस किया डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए, इसलिए फैक्टर आना चाहिए, डायमेंशनली करेक्ट है तो ऐसा एक फैक्टर आना चाहिए। नाउ ये sin थीटा क्यों आया वो एक्सप्लेन करने के लिए हमने क्या किया, वॉल्यूम इंटीग्रल कैलकुलेट किया। 3 डायमेंशनल डिराक डेल्टा फंक्शन का वॉल्यूम इंटीग्रेशन कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो जब आप वॉल्यूम इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे ये r² sin थीटा और जो वॉल्यूम एलिमेंट में r² sin थीटा है वो कैंसिल कर जाएगा और इंटीग्रेशन का वैल्यू 1 आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पे sin थीटा है ना कि cos थीटा tan थीटा है, बिकॉज़ यही sin थीटा वॉल्यूम एलिमेंट में प्रेजेंट है। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में जो वॉल्यूम एलिमेंट होता है उसके अंदर भी क्या प्रेजेंट है, sin थीटा प्रेजेंट है, तो ये कैंसिल कर जाएगा और इंटीग्रेशन का वैल्यू 1 आ जाएगा। द सेम इज ट्रू फॉर सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट आल्सो, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट के लिए भी सेम ट्रू है, ठीक है। ये तीनों टर्म 1 आ गए, दिस वन, ये तो हमने 1D में पढ़ा था, वन वेरिएबल का ये जो डिराक डेल्टा फंक्शन है इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो कितना आता है, सिंगल वेरिएबल इंटीग्रेशन, यहाँ पे सिंगल वेरिएबल है r, यहाँ पे सिंगल वेरिएबल है थीटा, यहाँ पे सिंगल वेरिएबल है फाई, तीनों 1 आएंगे तो प्रोडक्ट भी कितना आ गया 1 आ गया। ओके, सेम सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट के लिए भी आप चेक कर सकते हैं। मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूं, देखिए ये जो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में डिराक डेल्टा फंक्शन के साथ ये 1/रो है, यही रो वॉल्यूम एलिमेंट में भी होता है, यही रो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट के वॉल्यूम एलिमेंट में भी होता है। एवरीवन नोस दिस, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में जो वॉल्यूम एलिमेंट होता है वो है रो डी फाई फाई जेड। जब आप वॉल्यूम इंटीग्रेशन कैलकुलेट करेंगे ना सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, तो ये जो रो है और ये जो रो है ये कैंसिल करेगा और इंटीग्रेशन का वैल्यू 1 चला आएगा। तो वॉल्यूम एलिमेंट में जो रो है वही यहाँ पे डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है 1/रो। जब वॉल्यूम इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे ये रो और वॉल्यूम एलिमेंट का जो रो है वो कैंसिल कर जाएगा। इसी सेम जो हमने अभी स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट के लिए डिस्कस किया। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में dv क्या होता है, r² sin थीटा dr d थीटा d फाई, और कार्टेशियन में dv होता है dx dy dz। इसमें कोई एक्स्ट्रा फैक्टर मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं पड़ता। तो जैसा बताया गया स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में और सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में ये जो एक्स्ट्रा फैक्टर ये मल्टीप्लिकेशन में आता है, एक तो डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए इसलिए आएगा, और दूसरा वॉल्यूम इंटीग्रल 1 होना चाहिए इसलिए एक्स्ट्रा फैक्टर्स आते हैं। ये फैक्टर्स डिराक डेल्टा फंक्शन को डायमेंशनली भी करेक्ट करते हैं और वॉल्यूम इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे तब भी 1 आना चाहिए, इसलिए ये एक्स्ट्रा फैक्टर यहां पे जरूरी है। मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। Any doubt in this? तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। तो दिस इज डिराक डेल्टा फंक्शन इन स्फेरिकल, पोलर, सिलिंड्रिकल एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इन 3 डायमेंशन। तो नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इस 3 डायमेंशनल डिराक डेल्टा फंक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग। जैसे हमने 3 डायमेंशनल डिस्कस किया वैसे ही 2 डायमेंशन भी होगा, ठीक है। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। जैसे 1 डायमेंशन में इंटीग्रेशन किया था, सेम टेक्निक। फर्स्ट चीज यहाँ पे नोटिस कीजिए, यहाँ पे इंटीग्रेशन 3 वेरिएबल के रिस्पेक्ट में है, x y z, ठीक है, और तीनों का लिमिट जो है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, यू कैन सी एक दूसरे से डिपेंड नहीं करता। यहाँ पर ये जो फंक्शन है ये x y z का फंक्शन है, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x y z, और साथ में जो टर्म है देखिए डिराक डेल्टा पीक्स है, बेसिकली डिराक डेल्टा x माइनस x नॉट, ये जो पार्ट है 1D में भी हमने ऐसे इंटीग्रेशन सॉल्व किए थे। 3 डायमेंशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसे, दिस इज डिराक डेल्टा x माइनस x नॉट इनटू डिराक डेल्टा y माइनस y नॉट इनटू डिराक डेल्टा z माइनस z नॉट। यहां पे आप चेक कीजिए जो डिराक डेल्टा पीक है वो है कहां पर, x नॉट y नॉट z नॉट। जो डिराक डेल्टा पीक है एट x नॉट y नॉट z नॉट। x नॉट y नॉट और z नॉट का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन, यू चेक x नॉट है π/2, y नॉट है 0 और z नॉट है π/4।
π/2 0 π/4। ये x0 y0 और z0 का वैल्यू है। अब मुझे बताइए इस फंक्शन का वैल्यू क्या होगा। पहले चेक करना है पीक इंटरवल के अंदर है या इंटरवल के बाहर है। पहले ये चेक कीजिए पीक इंटरवल के अंदर है या इंटरवल के बाहर है। आंसर इज 1/√2। पीक इंटरवल के अंदर है, पीक इज इनसाइड। यहां पे आप ध्यान रखो, यहां पे जैसे पहला इंटीग्रेशन क्या है dz, तो पहला इंटीग्रेशन dz है, मतलब ये जो पहला लिमिट, ये जो लिमिट है ये z का है, दूसरा लिमिट y का है और ये लिमिट x का है। जैसे यहाँ पे dz पहले लिखा गया है ना, तो ये जो पहला ये वाला इंटीग्रल है इसका लिमिट z का है, ये z का लिमिट है, ये y का है और ये x का लिमिट है। तो प्लीज चेक कीजिए जो ये पीक है ये लिमिट के अंदर ही है, इंटरवल के अंदर ही है। x y z तीनों को इंडिविजुअली चेक कीजिए, ये अंदर है। तो यहां पर इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना आएगा, फंक्शन का वैल्यू x0 y0 z0 पे कैलकुलेट करेंगे। x के बदले x0, y के बदले y0, z के बदले z0, है ना। तो फंक्शन क्या था, e टू द पावर y sin x cos z। इसके बदले आप x0 y0 z0 रिप्लेस कर दीजिए, 1/√2 आंसर चला। वेरी सिंपल क्वेश्चन, 1D में भी ऐसे क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। x के बदले π/2, y के बदले 0 और z के बदले π/4। आंसर इज 1/√2। क्लियर एवरीवन? आगे प्रोसीड करूंगा। 1D में भी ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करते थे, वहां पे सिर्फ एक वेरिएबल होता था, इस केस में 3 वेरिएबल है x y z। बिल्कुल सही, इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 होगा अगर इनमें से कोई एक भी बाहर होता है। ये जो है ना, जैसे ये इनसाइड द लिमिट है, ये जो है ये x y z के जो वैल्यूज हैं, दिस इज इनसाइड द इंटरवल। इनमें से एक भी अगर इंटरवल के बाहर होता, तीनों को बाहर होना जरूरी नहीं है, एटलीस्ट एक भी अगर बाहर होता है तो इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 आ जाएगा। तीनों को इंटरवल के अंदर होना पड़ेगा, कोई एक भी अगर इंटरवल के बाहर होता है तो इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 आ जाएगा। कोई एक भी अगर बाहर होता, एक भी, इन तीनों में से कोई एक भी अगर बाहर होता तो इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड कर रहा हूं। इसने हैंड रेस किया, क्या क्वेश्चन है? हेलो सर। हाँ बताइए। हाँ सर, ये पीक की वैल्यू तो π/2 के फॉर्म में और लिमिट्स तो नंबर्स में है, तो पाई का वैल्यू कितना होता है? 3.14। रिप्लेस कर दो। तो मतलब पाई की डायरेक्ट वैल्यू हम रिप्लेस कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ओके सर। यहाँ पे जो x0 का वैल्यू है ये π/2 है ना, तो π/2 मतलब 1.57 और x का लिमिट है क्या, -2 to +2। जो x है उसका लिमिट क्या है, -2 to +2, और x वाला जो ये वैल्यू है π/2 है 1.57। तो 1.57 -2 और +2 के अंदर ही तो कहीं पे होगा। y0 क्या है, 0। y का लिमिट क्या है, -1 to 5। तो y0 का वैल्यू 0 है, तो 0 जो है वो -1 to 5 के बीच में कहीं ना कहीं पे होगा। ऐसे z का चेक कर लीजिए, z0। तो इंडिविजुअल x0 y0 z0 इन इंटरवल के अंदर होना चाहिए। x0 x के इंटरवल के अंदर, y0 y के इंटरवल के अंदर और z0 z के इंटरवल के अंदर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज ट्राई दिस। Try this। यहाँ पे भी एक वॉल्यूम इंटीग्रेशन है, बेसिकली एक्स वाई जेड के टर्म्स में है, पर पिछला क्वेश्चन जैसा उतना सिंपल है नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो होगा ही। अब यहाँ पे देखिए पहला इंटीग्रेशन जो एक्स के रिस्पेक्ट में है, देखिए इंटीग्रेंड ये है, इंटीग्रेंड एक्स का फंक्शन है, इंटीग्रेंड जो है वो एक्स का फंक्शन है, सपोज सम फंक्शन ऑफ एक्स, सम फंक्शन ऑफ एक्स। नाउ एक्स का डिपेंडेंसी यहाँ पर भी है और इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में है, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो पहला इंटीग्रेशन हम एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं, ठीक है, फर्स्ट इंटीग्रेशन। अब मुझे ये चीज बताइए, यहां पर ये जो डिराक डेल्टा x माइनस वाई है, इसका वैल्यू नॉन जीरो कब होगा? डिराक डेल्टा x माइनस वाई, इसका वैल्यू नॉन जीरो कब होगा? व्हेन x इज इक्वल टू y। और तो डिराक डेल्टा x माइनस वाई, इसका वैल्यू नॉन जीरो होगा इफ x इक्वल टू y। एंड डिराक डेल्टा y माइनस जेड, डिराक डेल्टा y माइनस जेड जो है इसका वैल्यू नॉन जीरो होगा
इफ y इज इक्वल टू z। डिराक डेल्टा फंक्शन का ही मतलब ये डेफिनेशन होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब है यहां पर जब आप x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, जब आप x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, जो नॉन जीरो कंट्रीब्यूशन है वो कहां से आएगा, जब x इक्वल टू y है। रिपीट कर रहा हूं, इसको अगर हम टोटल कोएफिशिएंट्स बोलते हैं, इस टोटल कोएफिशिएंट्स बोलते हैं, और दिस इज डिराक डेल्टा फंक्शन, दिस इज डिराक डेल्टा x माइनस a, ये फॉर्मेट है। ठीक है, तो ध्यान रखो, दिस इज fx, ठीक है, इनटू डिराक डेल्टा x माइनस a। डिराक डेल्टा का पीक कहां पे है, x इक्वल टू y पे, तो हम क्या करते हैं, फंक्शन में x के बदले a रिप्लेस कर देते हैं। अगर आप x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करो तो इस फंक्शन में x के बदले क्या रिप्लेस कर देंगे, a रिप्लेस कर देंगे। यहां पे a क्या है, y, यहां पे पीक कहां पे है, x इक्वल टू y पे, तो फंक्शन में x के बदले a रिप्लेस करते हैं, a के बदले यहां पे y है। तो जब आप x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो डिराक डेल्टा पीक कहां पे है, x इक्वल टू y पे, तो इस फंक्शन में x के बदले क्या रिप्लेस हो जाएगा, y रिप्लेस हो जाएगा। तो देखिए क्या आएगा रिजल्ट, इंटीग्रेशन y क्यूब माइनस 3y स्क्वायर प्लस 1 इंटू डिराक डेल्टा y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 6 इंटू डिराक डेल्टा y माइनस z dy dz। x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो ये चला आएगा। और y और z का लिमिट क्या है, ऑल स्पेस बोला गया है, तो माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, y और z का लिमिट। x का लिमिट भी वही था, पहले हमने x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया। ठीक है, तो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया, देखिए ये fx है, ये डिराक डेल्टा x माइनस है, तो पीक कहां पे है, x इक्वल टू y पे, तो क्या होता है फॉर्मूला, इस फंक्शन में x के बदले a रिप्लेस हो जाता है। यहां पे a क्या है, y, तो देखिए इस फंक्शन में x के बदले a रिप्लेस हो गया, दिस इज f ऑफ a, दिस क्वांटिटी, x के बदले y रिप्लेस हो गया। नाउ किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, अब y के रेस्पेक्ट में करेंगे। देखिए दिस इज सम फंक्शन ऑफ y, सपोज g ऑफ y, और यहां पर डिराक डेल्टा y माइनस a, तो y माइनस b, ये फॉर्मेट है। और इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में है, y के रेस्पेक्ट में, तो g ऑफ y डिराक डेल्टा y माइनस b, तो क्या होगा, ये g ऑफ y है, यहां पे पीक कहां पे है, y इक्वल टू b पे, और b क्या है, z, पीक कहां पे है, z पे है। क्लियर, पीक कहां पे है, z पे है, तो यहां पे y के बदले क्या रिप्लेस करेंगे, b मतलब z रिप्लेस करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप, जब आप y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेट, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को डीपीपी शीट में भी मिलेंगे, तो इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू y, तो y के बदले b रिप्लेस करेंगे, सिर्फ z बच जाएगा। तो इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, y के बदले z रिप्लेस करेंगे, z क्यूब माइनस 3z स्क्वायर प्लस 1 डिराक डेल्टा z स्क्वायर प्लस 5z माइनस 6 dz। जैसे x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया वैसे ही y के रेस्पेक्ट में, सिमिलर टेक्निक। नो, आंसर इज नॉट -2, आई थिंक फाइनल आंसर इज -324/7। ठीक है, तो हमने x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया, y के रेस्पेक्ट में किया, तो फाइनली ये z के टर्म्स में चला आया। अब ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया है, आप नोटिस करो, ये जो डिराक डेल्टा फंक्शन है ये किस फॉर्मेट का है, डिराक डेल्टा z माइनस, कोई दूसरा नंबर बोलते, z माइनस c इंटू z माइनस d, इस फॉर्मेट का है। इस फॉर्मेट में क्या प्रॉपर्टी यूज करते हैं हमें पता है। ठीक है, प्लीज कैलकुलेट, क्या आंसर आ रहा है। तो देखिए जो इंटीग्रेशन, जो डिराक डेल्टा टर्म था, डिराक डेल्टा z स्क्वायर प्लस 5z माइनस 6, पहले इसको अगर आप फैक्टराइज करते हैं तो यह आ जाएगा डिराक डेल्टा z प्लस 6 इंटू z माइनस 1। इस टाइप के फंक्शन को कैसे लिखा जाता है ये ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। यह आ जाएगा 1 अपॉन a माइनस b माइनस a, कुछ भी लिखो, this into Dirac delta z plus 6 plus Dirac delta z minus 1।
तो ये इंटीग्रेशन में रिप्लेस कीजिए, तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, फंक्शन क्या था, फंक्शन था जेड क्यूब माइनस 3z स्क्वायर प्लस 1, तो जेड क्यूब माइनस 3z स्क्वायर प्लस 1, जो डिराक डेल्टा वाला पार्ट था उसके बदले आप लिख सकते हो 1/7 इंटू डिराक डेल्टा z प्लस 6 प्लस डिराक डेल्टा z माइनस 1। जस्ट डू द कैलकुलेशन, दो इंटीग्रेशंस आएंगे, अलग अलग कैलकुलेट करके ऐड कर दीजिए, आंसर इज माइनस 324/7 माइनस माइनस आई माइनस 6 है ना, माइनस 324/7। इस स्टेप में कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। सर बताइए। थोड़ा सा सर जेड क्यू माइनस 3z स्क्वायर वाला टर्म एक बार बताइए तो सर कहाँ से ध्यान नहीं। ये तो पीछे में छाना ही है। हाँ ओके सर, जी सर, जी सर। Any other doubts? नो सर। मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये TFR 2014 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट डिराक डेल्टा फंक्शन को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, चार ऑप्शंस। अभी हमने कुछ देर पहले देखा कि कार्टेशियन, स्फेरिकल पोलर और सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में डिराक डेल्टा फंक्शन को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। अब यहाँ पे जो हमने स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट का फॉर्म पढ़ा था, लेकिन किसी भी ऑप्शन में वो फॉर्मेट गिवन नहीं है एग्जैक्टली। कुछ देर पहले जो हमने, मतलब पीछे जा रहा हूं, देखिए ये जो डिस्कस किया गया था, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में डिराक डेल्टा फंक्शन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये आता है। कोई किसी भी ऑप्शन में एग्जैक्टली ये फॉर्मेट तो गिवन है ही नहीं, ठीक है, बट जो करेक्ट ऑप्शन है उसको आप इस फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म कर, कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो एक्सप्रेशन हमने डिस्कस किया था, ये एक्सप्रेशन किसी ऑप्शन में तो नहीं है, बट किसी एक ऑप्शन को आप इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग सम प्रॉपर्टीज। तो पहले बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता, जो आप ऑप्शन देख के बता सकते हैं ये तो हो ही नहीं सकता, आंसर इंपॉसिबल है होना। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी ऑल्सो। ऑप्शन ए और ऑप्शन डी बिल्कुल नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ऑप्शन डी नहीं हो सकता। क्यों? आप यहां पे चेक करके देखो, जो ऑप्शन ए है उसमें डायमेंशन ही मैच नहीं करेगा। 3 डायमेंशन में क्या आना चाहिए, लेंथ टू द पावर -3, इसका डायमेंशन ही मैच नहीं कर रहा है। डायमेंशन की वजह से तो 1/r² वाला फैक्टर आया था ना, इसमें डायमेंशन ही मैच नहीं करेगा। इसका डायमेंशन अगर आप चेक करके देखें, ये आएगा लेंथ इनवर्स, जो गलत, मैच नहीं कर रहा है। क्या डायमेंशन आना चाहिए, लेंथ टू द पावर -3, ये लेंथ टू द पावर -1 है, तो फर्स्ट ऑप्शन हो नहीं सकता बिकॉज डायमेंशन मैच नहीं करेगा। जो फोर्थ ऑप्शन है वो क्यों नहीं हो सकता, अब देखिए फोर्थ ऑप्शन में सब कुछ मैच कर रहा है, sin थीटा के बदले cos थीटा है। जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें बाकी सारा कुछ मैच कर रहा है, बट sin थीटा के बदले cos थीटा है, cos थीटा तो नहीं आएगा। sin थीटा को हम डायरेक्टली cos थीटा में चेंज तो नहीं कर सकते। किसी रिलेशन में sin थीटा था, आप क्या sin थीटा को डायरेक्टली cos थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। sin थीटा 1 और cos थीटा 1 सेम होना जरूरी नहीं है, तो यहाँ पे sin होना चाहिए था, बट यहाँ पे cos है, बाकी तो मैच कर रहा है, बट इसमें दिक्कत है, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। बी या सी में से कुछ होगा। अब बी या सी में से क्या होगा, कैसे हम पता करेंगे, देखिए बी और सी ऑप्शन, इन दोनों में एक पार्ट कॉमन है, दिस डिराक डेल्टा cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। तो इस फैक्टर को सिंप्लीफाई करते हैं, ये जो फैक्टर है इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दोनों में देखिए कॉमन फैक्टर है ये, डिराक डेल्टा cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 दोनों में है, तो इस पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, इसके लिए कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे, इसके लिए हम यूज करेंगे जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया गया था, डिराक डेल्टा g ऑफ x is equal to summation over xi 1 upon modulus of g dash xi into Dirac delta x minus xi। और xi क्या है, xi are the zeros of the function g of x in the real plane। तो xi are zeros of the function g of x। जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया गया था, हम वही जीरोस कंसीडर करते हैं जो रियल प्लेन में है, और रिपीटेड जीरो आएगा मतलब जीरो रिपीट करेगा, उसके लिए भी रिलेशन वैलिड नहीं है। तो ओनली रियल जीरोस कंट्रीब्यूट करेंगे, रियल जीरोस कॉम्प्लेक्स जीरो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, और जीरो अगर रिपीट करता है तब ये रिलेशन वैलिड नहीं है। ये हमने लास्ट क्लास में कुछ एग्जांपल के साथ डिस्कस भी किया था। ओके, नाउ यहाँ पे ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे आप चेक करके देखो, जो जी थीटा के फॉर्म में है,
इसके बदले थीटा के टर्म्स में है, तो जी थीटा वन क्या है, कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा। जी थीटा वन क्या है, कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। एक्स के बदले थीटा वन है, वो तो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है ना, हर क्वेश्चन में एक्स ही रहेगा जरूरी थोड़ी ना है, हर क्वेश्चन में एक्स ही दिखना चाहिए, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। तो पहले क्या करते हैं, पहले इस फंक्शन के जीरोस कैलकुलेट करते हैं। लास्ट क्लास में कुछ एग्जांपल डिस्कस किए गए थे, इस फंक्शन के जीरोस कैलकुलेट करते हैं। बिल्कुल, अब थीटा वन का बदले थीटा टू भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे जैसे मैंने थीटा वन को वेरिएबल लिया है, यहाँ पे आप थीटा टू को वेरिएबल लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, फाइनल आंसर सेम आएगा। तो इसको जीरोस अगर हम कैलकुलेट करें, जीरोस मतलब ये कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, ये जीरो होना चाहिए। यहां से क्या आएगा, थीटा वन इज इक्वल टू थीटा टू, दीज आर द जीरोस ऑफ द फंक्शन। थीटा वन इक्वल टू थीटा टू, और इसी को हम क्या बोलते हैं, थीटा आई। जैसे एक्स आई को जीरो बोल रहे थे, एक्स आई के बदले यहां पे क्या होगा, थीटा आई। क्लियर है एवरीवन कैलकुलेशन? तो एक जीरो है कौन सा, थीटा वन इक्वल टू थीटा टू, तो थीटा आई का एक वैल्यू है थीटा टू, ठीक है, थीटा इज द जीरोस ऑफ द फंक्शन। फिर क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, एनीवन? लास्ट क्लास में के स्टेप्स बताया गया था ना, दो तीन एग्जांपल के साथ। एनीवन? बिल्कुल सही, डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं, जी का डेरिवेटिव। दो तीन लोगों ने आंसर बताया है, जो जी है उसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में, थीटा वन के रिस्पेक्ट में, बिकॉज हमने थीटा वन को वेरिएबल माना है, तो जी डैश थीटा वन, तो कॉस थीटा वन का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन थीटा वन, और सेकंड पार्ट का डेरिवेटिव जीरो। तो थीटा टू एक फिक्स्ड वैल्यू है, वेरिएबल कौन है, थीटा वन, तो थीटा वन के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर, सॉरी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। थीटा टू का तो फिक्स्ड वैल्यू है ना, जो जीरो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फिक्स्ड वैल्यू है, तो cos थीटा वन का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा वन, cos थीटा टू का सम फिक्स्ड वैल्यू, तो डेरिवेटिव जीरो, तो g डैश थीटा वन ये आ जाएगा, और इसका वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं थीटा i पे, तो g डैश थीटा i, तो माइनस sin थीटा i, और थीटा i कितना है, थीटा टू, माइनस sin थीटा, थीटा i के बदले थीटा टू रिप्लेस कर दिया। यहां तक क्लियर है? मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। देखिए नाउ हम डिराक डेल्टा cos थीटा वन माइनस cos थीटा टू इसको सिंप्लीफाई कर रहे थे। डिराक डेल्टा cos थीटा वन माइनस cos थीटा टू, मैंने यहाँ पे थीटा वन को वेरिएबल माना है, थीटा टू को फिक्स माना है, आप ऑपोजिट भी कर सकते हैं, फाइनल आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप थीटा टू को वेरिएबल मान के थीटा वन को फिक्स मान सकते हैं, फाइनल आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दिस इज इक्वल टू समेशन ओवर थीटा आई 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ जी डैश थीटा आई इंटू डिराक डेल्टा थीटा माइनस थीटा आई, और यहाँ पे थीटा आई का एक ही वैल्यू है थीटा टू, तो अगर आप रिप्लेस करते हैं देखिए क्या आएगा, 1 अपॉन साइन थीटा टू इंटू डिराक डेल्टा, सॉरी ये थीटा वन, वेरिएबल थीटा वन था ना, थीटा वन माइनस थीटा टू। बी और सी ऑप्शन में जो ये टर्म है, इसको अगर आप प्रॉपर्टी यूज करके सिंप्लीफाई करते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं। तो आप नोटिस करो, इसको अगर हम ऑप्शन बी में रिप्लेस करते हैं, ये जो हमने कैलकुलेट किया, इसको अगर आप ऑप्शन बी में रिप्लेस करो, क्या आ रहा है देखिए, बस 1 सेकंड। ना ऑप्शन बी जो है उसमें ये रिप्लेस करते हैं, जो भी कैलकुलेट किया ये रिप्लेस करते हैं। ऑप्शन बी में था क्या, ऑप्शन बी में था 1 अपॉन r1 स्क्वायर डिराक डेल्टा r1 माइनस r2 डिराक डेल्टा cos थीटा वन माइनस cos थीटा टू डिराक डेल्टा फाई वन माइनस फाई टू। सेकंड ऑप्शन ये था। अभी जो हमने कैलकुलेट किया उसको रिप्लेस करते हैं, क्या कैलकुलेट किया है, डिराक डेल्टा cos थीटा वन माइनस cos थीटा टू, इसको हमने भी सिंप्लीफाई किया, इसके बदले ही ये आ गया था। इसको रिप्लेस करते हैं, यहां पर देखते हैं क्या आता है। इसको अगर आप रिप्लेस करें तो देखिए क्या आएगा, 1 अपॉन r1 स्क्वायर साइन थीटा टू डिराक डेल्टा r1 माइनस r2 डिराक डेल्टा थीटा वन माइनस थीटा टू इंटू डिराक डेल्टा फाई वन माइनस फाई टू। यह जाएगा बेसिकली। आप यहां पे देखिए, जो डिराक डेल्टा cos थीटा वन माइनस cos थीटा टू है, उसके बदले ये रिप्लेस किया गया है, जो ऊपर कैलकुलेट किया गया वही है।
ठीक है, एंड दिस इज नथिंग बट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। आपको यहाँ पे लग सकता है यहाँ पे तो r1 थीटा 2 दो अलग अलग आ गए, ऑप्शन बी में तो मतलब स्टैंडर्ड में तो एक ही था ना, जैसे इसमें एक में r1 आया है, एक में थीटा 2 आया है, बस स्टैंडर्ड वाले में तो r1 अगर है तो यहाँ पे थीटा 1 आना चाहिए था, अगर यहाँ पे r1 है तो यहाँ पे थीटा 1 आना चाहिए था, या यहाँ पे अगर थीटा 2 है तो यहाँ पे r2 आना चाहिए था, सेम इंडेक्स होना चाहिए ना, यहाँ पे r1 है तो यहाँ पे थीटा 1, यहाँ पे थीटा 2 है तो यहाँ पे r2, ये सेम आप लिख ही सकते हैं, बिकॉज आप नोटिस करो नॉन जीरो कंट्रीब्यूशन कब आएगा, इस पार्ट सब चेक करो, ये फंक्शन नॉन जीरो कब है, फॉर थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2, ये जो डिराक डेल्टा थीटा 1 और थीटा 2 है नॉन जीरो कब होगा, जब थीटा 1 और थीटा 2 सेम है, तो इसको आप sin थीटा 2 लिखो या sin थीटा 1 लिखो, बात तो एक ही है, इसको वैसे लिख सकते हैं 1 अपॉन r1 स्क्वायर sin थीटा 1, बिकॉज नॉन जीरो कंट्रीब्यूशन कब आएगा, जब थीटा 1 और थीटा 2 सेम है, तो आप sin थीटा 1 लिखो या sin थीटा 2 लिखो, बात तो एक ही है, कंट्रीब्यूशन थोड़ा ना कुछ बदलने वाला है, जाएगा। एंड दिस इज नथिंग बट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, जो हमने ये कुछ देर पहले डिस्कस किया। यहाँ पे जस्ट क्या किया गया है, sin थीटा 2 के बदले sin थीटा 1 ये रिप्लेस कर दिया, और क्यों रिप्लेस किया गया, बिकॉज नॉन जीरो कंट्रीब्यूशन कब आएगा, व्हेन थीटा 2 इक्वल टू थीटा 1, एंड दिस इज नथिंग बट द स्टैंडर्ड फॉर्म, जो हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। किसी को कोई डाउट है? सर ऑप्शन सी भी अगर देखा जाए तो ऑप्शन सी में r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर है, जो ऑप्शन सी है उसमें कहां मैच कर रहा है, वो भी तो अगर हम ये मैच नहीं करेगा ना, ये मॉडुलस स्क्वायर, ये डिराक डेल्टा थोड़ी ना कुछ, अब चेंज करेंगे इसको, सर सी अगर सी होगा तो r1 और r2 सेम हो जाएगा तो करेक्ट आएगा। क्या तो किसी को बताइए, सी ऑप्शन भी है, सी ऑप्शन ऐसे भी तो देखो, सी ऑप्शन में भी, सी ऑप्शन में ये सी ऑप्शन में भी सर ऐसा लगता है, आप मुझे एक चीज बताओ, सी तो ऑप्शन इसके डायमेंशन डायमेंशन सेम होगा तो इनफाइनाइट आंसर्स लिख सकते हैं, सिर्फ डायमेंशन सेम होना जरूरी थोड़ी ना है, वॉल्यूम इंटीग्रल भी तो 1 आना चाहिए, हमें ये फॉर्मेट पता है, फॉर्मेट ये आना चाहिए, r स्क्वायर sin थीटा ये फॉर्मेट आना चाहिए, यहाँ पे r1 स्क्वायर माइनस r2 जो अभी किसी ने भी मेंशन किया था, ये नॉन जीरो का बता है, r1 इक्वल टू r2 पे ना, r1 इक्वल टू r2 पे, बताइए r1 r2 अगर सेम होगा तो ये 1/0 क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो बताइए ऐसे भी सोच सकते हैं, अगर r1 r2 सेम बन जाए तो ये 0 समथिंग बाय 0 नॉट डिफाइंड, ये भी तो दिक्कत आएगा, फर्स्ट थिंग फॉर्मेट मैच नहीं कर रहा है, सिर्फ डायमेंशन से काम नहीं चलता है, वॉल्यूम इंटीग्रल भी 1 आना चाहिए, ये भी देखना पड़ेगा। सर r1 और r2 में से किसी को तो वेरिएबल लेना पड़ेगा ना, तो वो फॉर्मेट तो वैलिड नहीं है ऑब्वियसली। बिल्कुल सर नेक्स्ट स्लाइड करोगे एक मिनट। सर फोर्थ ऑप्शन में आपने कहा ये पॉसिबल नहीं है, थीटा कॉस थीटा 1 और साइन थीटा 1 45 डिग्री पे तो सेम होते हैं। सेम होता है, यहाँ पे क्या थीटा कुछ मेंशन किया गया है या ऑल थीटा के लिए बताया गया है, कुछ ना मेंशन करने का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर वैल्यू या इन जनरल बोला गया, सर इन जनरल, पर सर 1 तो उसने यूज कर रखा है ना 1 मतलब सबस्क्रिप्ट में, थीटा 1 तो क्या, थीटा 1 एक वेरिएबल है, एंगल है, अब थीटा को थीटा 1 थीटा 2 कुछ भी बोलते रहो, क्या फर्क पड़ता है। सर नेक्स्ट स्लाइड की फर्स्ट इक्वेशन एक बार कर दो एक्सप्लेन। थीटा 1 का मतलब नहीं है पर्टिकुलर वैल्यू, थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है 0 to पाई। सर ये फर्स्ट इक्वेशन जो फर्स्ट पे लिखा है, सर इसमें सम लिखा है ना, हमने जीरोस के सम लिखने हैं, हाँ। तो हमने सिर्फ एक ही लिखा है, तो कितने जीरोस आए थे यहाँ पर, 2। ओके ओके ठीक है, इक्वल थीटा था। 1 तो वेरिएबल है ना, ये तो इसका वैल्यू है, 0 तो एक ही आया था। सर ये जीरोस पे वैल्यू तो माइनस sin थीटा 2 आई, आपने सम में प्लस sin थीटा 2 कैसे कर दिया। तो भाई यहाँ पे मॉडुलस है, हां सही है, फॉर्मूले में मॉडुलस भी तो आता है, ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नो सर। सर ये बैक स्लाइड चल रहा है। मैं सबको चैट बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शेयर कर रहा हूं, प्लीज उसको अपने रियल नेम से ज्वाइन कीजिएगा। सर ये बैक स्लाइड बैकस्लाइड में जा चुका हूं ऑलरेडी, प्लीज रियल नेम से ज्वाइन कीजिएगा, बिकॉज़ मैंने देखा कुछ दिन पहले कुछ लोग ऐसा आर्बिट्रेरी नेम से ज्वाइन कर रहे हैं, आर्बिट्रेरी से ज्वाइन करेंगे तो मैं रिमूव कर दूंगा, मैं क्लियरली बोल रहा हूं, ठीक है। तो प्लीज रियल नेम से जिस नाम से एडमिशन हो उस नाम से ज्वाइन कीजिएगा, कोई आर्बिट्रेरी नेम हुआ तो मैं रिमूव कर दूंगा ग्रुप से। आप लोगों को मिल गया लिंक? यस सर। ये ग्रुप बेसिकली मैथमेटिकल फिजिक्स के जो डाउट्स जो भी हैं वो डिस्कस करने के लिए पूछे गए, मतलब बनाया गया है, नॉट एनीथिंग एल्स, ओके, ओनली मैथमेटिकल फिजिक्स के जो डाउट्स हैं। एंड जो डीपीपी शीट्स हैं वो मैं यहाँ पे सेंड करूंगा, मोबाइल ऐप में तो होगा ही, मैं यहाँ पे भी सेंड कर दूंगा। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन, ये नेट जून 2018 का क्वेश्चन है। ये बेसिकली 2 डायमेंशनल डिराक डेल्टा फंक्शन है,
जैसा हमने 3 डायमेंशन के लिए देखा वैसे 2 डायमेंशन के लिए भी हो सकता है। लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। यहाँ पे x और y के लिमिट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। आप मुझे बताइए, अगर आप y के पहले रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन करते हैं, y के रिस्पेक्ट में या x के, जो भी आपकी मर्जी हो, ठीक है, अगर हम x के रिस्पेक्ट में करें, आप चेक करो, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन बेसिकली क्या है, -π/2 टू +π/2 डिराक डेल्टा sin 2x इंटू डिराक डेल्टा x माइनस वाई। x के रिस्पेक्ट में जो इंटीग्रेशन है वैसा है, x और y के लिमिट्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, मतलब दोनों ही माइनस अलग अलग लिमिट्स है, ठीक है। यहाँ पे आप चेक करके देखिए ये फॉर्मेट कैसा है। अभी कुछ देर पहले 3 डायमेंशन में ऐसा क्वेश्चन डिस्कस किया था। सपोज इसको अगर हम fx मान के चलते हैं तो ये पार्ट होगा डिराक डेल्टा x माइनस a। तो इस फंक्शन का वैल्यू क्या आता है, fa आता है। तो बेसिकली क्या बन जाएगा, fa, x के बदले a, यहाँ पे a क्या है, y, तो डिराक डेल्टा sin 2y। तो पहले अगर आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करें तो ये आ जाएगा। उस देर पहले सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हमने x y z के लिए डिस्कस किया था। तो इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो बचेगा क्या, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन -1 टू +1 डिराक डेल्टा sin 2y dy। x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, प्लीज डू इट। इसके लिए कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे, डिराक डेल्टा gx वाला। यहां पे y के टर्म्स में होगा डिराक डेल्टा g ऑफ y, जो प्रॉपर्टी x के टर्म्स में ट्रू है वो y के टर्म्स में भी ट्रू है। g ऑफ y इज इक्वल टू समेशन ओवर yi इनटू समेशन ओवर yi क्या होगा यहाँ पर, 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ g डैश yi इनटू डिराक डेल्टा फंक्शन, डिराक डेल्टा y माइनस yi। इसलिए प्रॉपर्टी यूज कीजिए। इस कैलकुलेशन में रिपीट तो नहीं करूंगा, जीरोस कैलकुलेट कीजिए, क्या आ रहा है चेक कीजिए। करेक्ट आंसर इज 1/2, सेकेंड ऑप्शन। कुछ लोगों ने 1 आंसर बताया है, 1/2 आंसर, सेकेंड ऑप्शन। फंक्शन है, जीरोस कैलकुलेट कीजिए। g ऑफ y क्या है, sin 2y। मैं जस्ट आंसर लिख रहा हूं, मतलब स्टेप्स कैलकुलेशन आप लोग कीजिए। g ऑफ y है sin 2y। अगर आप इसके जीरोस कैलकुलेट करें तो आएगा n π/2, तो जीरोस आएंगे, y इज इक्वल टू n π/2। तो n का वैल्यू अगर आप रिप्लेस करते हैं यहां पर, n क्या होता है, 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन। तो ये जीरोस बेसिकली आएंगे 0 +- π/2 +- π एंड सो ऑन, ठीक है। ये जीरोस कैलकुलेट कर लीजिए, फिर डेरिवेटिव कैलकुलेट करो, g डैश y, ये अगर आप कैलकुलेट करते हो तो यहाँ पे 2 फैक्टर आ जाएगा, तो 2 cos 2y। देन g डैश का वैल्यू yi पे कैलकुलेट करेंगे, तो 2 cos 2y है यहाँ पर, तो यह आ जाएगा yi अगर आप रिप्लेस करो, जो वैल्यू n π/2 है, तो यह आ जाएगा n π। तो cos n π होता है -1 टू द पावर n, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे अगर आप लिखते हैं, यहाँ पर देखिए क्या आएगा, डिराक डेल्टा sin 2y इज इक्वल टू समेशन ओवर n, बेसिकली होगा 1/2, मॉड लेना है ना, तो 1/2 आएगा डिराक डेल्टा y माइनस yi। तो डिराक डेल्टा sin 2y को सिंप्लीफाई करके आप ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली कितने डिराक डेल्टा पिक्स हैं, समेशन का मतलब कितने डिराक डेल्टा पिक्स हैं, इनफाइनाइट। समेशन आने का मतलब क्या है, यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिराक डेल्टा है, n का वैल्यू 0 +-1 +-2 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें सिर्फ एक ही पीक कंट्रीब्यूट करेगा। पीक कहां पे है, जहां पे जीरोस आए हैं, यही तो डिराक डेल्टा पीक का पोजीशन है ना। जहां पे जीरोस आते हैं वही डिराक डेल्टा फंक्शन का और डिराक डेल्टा पीक का पोजीशन है।
और वही पीक कंट्रीब्यूट करता है जो इंटरवल के अंदर होता है। तो जहां पे इस फंक्शन का 0 है वहीं पे डिराक डेल्टा पीक आएगा। तो डिराक डेल्टा पीक तो आएंगे बहुत सारे, डिराक डेल्टा पीक तो आएंगे बहुत सारे, इनफाइनाइट नंबर। जैसे यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस किया 0 प्लस माइनस 5/2 प्लस माइनस 5, इन सारे पॉइंट्स पे पीक आएगा। लेकिन लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या था? -1 to +1, -1 to +1। इस इंटरवल में सिर्फ एक ही पीक लाई करता है 0, बाकी कोई भी डिराक डेल्टा पीक गिवन इंटरवल के अंदर नहीं है। दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट इन दिस क्वेश्चन। सिर्फ एक ही पीक कंट्रीब्यूट करेगा तो वही लिखेंगे, बाकी लिखने का कोई जरूरत नहीं है। सो ओनली डिराक डेल्टा पीक at x y equal to 0 will contribute. 0 lies inside the interval. बाकी कोई भी डिराक डेल्टा पीक गिवन इंटरवल के अंदर है ही नहीं, तो बाकी लिखने का जरूरत ही नहीं है, एक ही लिखेंगे इनसाइड द इंटरवल। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या होगा देखिए, -∞ to +∞, सॉरी -1 to +1 था, डिराक डेल्टा sin 2y। तो एक ही पार्ट लिखने का जरूरत है, एक ही पीक लिखेंगे, बाकी लिखने का तो जरूरत ही नहीं है, बस बाकी तो 0 कंट्रीब्यूशन देगा। तो क्या लिखेंगे देखिए यहाँ पर, ये 1/2 डिराक डेल्टा y - 0, एक ही लिखना है, बाकी लिखने का जरूरत है। लिखने के बाद भी तो 0 कंट्रीब्यूशन ही आएगा, तो बाकी लिखेंगे क्यों? आ गया, 1/2 बाहर चला गया, डिराक डेल्टा फंक्शन का इंटीग्रेशन ये कितना होता है 1, जो इंटीग्रेशन है वो 1 है। इस इंटीग्रेशन का वैल्यू आ जाएगा 1। फाइनल आंसर इज 1/2, सेकंड ऑप्शन। इस स्टेप में किसी को डाउट है तो प्लीज आस्क। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, किसी को कोई डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ सकता है। सर एक डाउट है मुझे। सर यहाँ पे जैसे हमने पहले x को लेकर ये सॉल्व किया, ऐसे ही रिवर्स कर सकते हैं, मतलब y को लेकर पहले सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल सेम आंसर है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप x के पहले इंटीग्रेट करो, पहले y के रिस्पेक्ट में, फाइनल आंसर सेम है। डीपीपी का एक क्वेश्चन शो करना है। डीपीपी के क्वेश्चंस मैं डिराक डेल्टा कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट क्लास में मैं डाउट लूंगा। ठीक है सर, मुझे डीपीपी कहाँ से मिल सकता है? डीपीपी मोबाइल ऐप में डिराक डेल्टा वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, बाकी जो है वो नेक्स्ट क्लास में डाउट और जो भी थोड़ा बहुत बचा है वो डिस्कस कर लेंगे। ओके सर, पहली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ओके सर डीपीपी कहां से इस मिलेगा? क्वेश्चन में x = y रखा है। डीपीपी मोबाइल ऐप में मिल जाएगा, और मैं अभी कुछ देर बाद ग्रुप में भी शेयर कर दूं। ग्रुप में भी है, तो टेलीग्राम ग्रुप है ना, उसमें भी मैंने शेयर किया है। सर एक डीपीपी दिया ना अभी। हाँ सर एक क्वेश्चन था इसमें, शीट 1, ठीक है, डीपीपी शीट 1। आप क्या कीजिएगा, टेलीग्राम जो जस्ट 1 सेकंड, तो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें जाइएगा, क्लिक कीजिएगा उसके नाम पे, उसमें फाइल्स का एक ऑप्शन आता है, ग्रुप के नाम पे क्लिक करेंगे ना, फाइल्स का ऑप्शन आएगा, फाइल्स में क्लिक कीजिएगा, डीपीपी शीट 1 का पीडीएफ मिल जाएगा। आप बताइए सर क्या आपने पूछा वो लिंक करके टेलीग्राम का लिंक है, अभी मैंने सबको भेजा है। हाँ बताइए और क्या डाउट है? सर एक डाउट ये है कि जैसे हमने x = y रखा है। हेलो, हाँ बताइए। सर जैसे x = y रखा है हमने, तो ये लिमिट पे कोई मतलब ऐसे जैसे लिमिट के इनसाइड होगा या आउटसाइड होगा, x = y जैसे पुट कर रहे हैं क्वेश्चन में इसमें, हाँ, तो उस पे कोई मतलब इफेक्ट नहीं पड़ रहा? इफेक्ट इसलिए नहीं पड़ रहा है, आप यहाँ पे चीज देखो, जो x का लिमिट है इसका पहले समझ लो, बस 1 सेकंड। जो x का लिमिट है वो कहां से कहां तक था? -π/2 to +π/2 था। -π/2 to +π/2, ये x का लिमिट है। और y का लिमिट कहां से कहां तक था? -1 to +1। -1 to +1। अब मुझे बताइए नॉन जीरो कंट्रीब्यूशन कब आएगा? जब y और x सेम होगा ना। यस सर। y और x जब इक्वल होगा। अब मुझे बताइए y और x इक्वल, ये कॉमन रीजन में हो सकता है ना? हाँ जी। तो y और x इक्वल इस कॉमन रीजन में हो सकता है, तो कॉमन रीजन कहां से कहां तक है? ओके सर, हो गया सर। तो y के लिमिट पे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ा। हाँ जी, तो यदि ये मतलब -π/4 होता तब ये हो सकता है बस। तब ये देखिए, अगर ऐसा होता ना, जैसे मैं उल्टा केस ले लेता हूं, मान के चलो x का लिमिट होता -1 से +1, ये x का लिमिट है, और y का लिमिट होता -π/2 to +π/2। तो तब अब जब आप x के बदले y रिप्लेस करते तो y का लिमिट भी चेंज कर जाता, बिकॉज नॉन जीरो कंट्रीब्यूशन सिर्फ कॉमन रीजन से आएगा जहां पे दोनों इक्वल हो सकते हैं। हाँ जी, ठीक है।
ऐसे पूछ रहा था जैसे sin 2y को डिराक डेल्टा में लेके इसके पीक निकाल के डायरेक्ट यदि वो इंटरवल में पड़े तो उसका मान 1 नहीं रख सकते डायरेक्ट? साथ में कोएफिशिएंट भी तो आएगा। मैम 1 क्यों नहीं, 1 तो रख ही रहे हैं, 1 तो हम रख ही रहे हैं। ये इंटीग्रल का वैल्यू तो 1 तो रख रहा है, 1/2 तो इस कोएफिशिएंट की वजह से आता है ना। ये कोएफिशिएंट जरूरी है, ये कोएफिशिएंट जरूरी है लिखना। ये लास्ट क्लास में हमने इसका डेरिवेशन प्रूफ किया था, ये कोएफिशिएंट क्यों आना जरूरी है। डायरेक्ट आप सिंपल डिराक डेल्टा लिख के इंटीग्रेशन 1 नहीं लिख सकते, कोएफिशिएंट इंपॉर्टेंट है। वो जो जीरो है वो खाली कंट्रीब्यूट होगा, π/2 और +π/2 सर इसलिए कंट्रीब्यूट नहीं होगा ना क्योंकि हम लोग वहाँ पे वैल्यू निकाल नहीं सकते उसका। नहीं नहीं नहीं, अब मुझे बताओ ये जो π/2 और -π/2 है वो क्या -1 और +1 के अंदर है? नहीं सर, यहाँ पे तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना। यहाँ पे -π/2 +π/2 तो बाहर है, इसका वैल्यू कितना होता है? ±1.57। 1.57 तो 1 से बड़ा हो गया ना, हाँ सर। तो बाहर हो गया, कंट्रीब्यूट ही नहीं करेगा। एनी अदर क्वेश्चन? नो सर। कल डाउट क्लोज होगी कि नेक्स्ट टॉपिक कल जो भी चीज थोड़ा एक दो चीज बचा हुआ है वो करेंगे और डाउट ही डिस्कस करेंगे। नया टॉपिक उसके नेक्स्ट क्लास से हो। सर इसके बाद कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे? कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ओके सर। तो ठीक है, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।